चलो क्लासिफिकेशन पेज नंबर 229। क्लासिफिकेशन हम लोग बेस होता है HSN कोड। फुल फॉर्म याद है किसी को? HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। मतलब जो भी हम लोग बार कोड सिस्टम होता है ना, वो हिसाब से ये जितने भी कस्टम्स में क्लैरिफाइड है। और ये कोड का सिस्टम जो देने वाला है दैट वाज गेट, याद आया? गेट, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। टैरिफ के हिसाब से दो शेड्यूल थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में रेट्स विच आर रिलेटेड टू इंपोर्ट्स और टू में रेट्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट वाज द कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन रूल्स। अभी रूल का इंटरप्रिटेशन, अभी सपोज अगर मैं बोलूं कि रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट, अगर सपोज कोई भी प्रोडक्ट के लिए अगर हेडिंग है, सब हेडिंग है, लिखा है, तो आपको कोई मचमच नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि अम्ब्रेला और उसके लिए कोड लिखा है कि उस पर ये रेट्स है कस्टम के, तो प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल फोन ये रेट्स है तो प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कभी आता है जब ऐसा कोई कोड ही नहीं है या कुछ बोलते ना अधूरा पार्ट या ऐसा कुछ है, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो क्या क्या रूल्स में थे? फर्स्ट वाज, अगर सपोज कोई चीज आपने मंगवाई है जो आधी अधूरी है, मतलब उन लोग के हिसाब से अनफिनिश्ड आर्टिकल, फर्स्ट, तो वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? पहला ये था। एग्जांपल क्या था कि अगर मैंने कार मंगवाया, मैंने कार इंपोर्ट किया, लेकिन कार इंपोर्टेड विदाउट, पहला ऑप्शन था कार इंपोर्टेड विदाउट टायर्स, तो क्या वो कार माना जाएगा, हाँ या ना? और क्या कार का रेट गिना जाएगा, हाँ या ना? लेकिन टायर्स तो नहीं थे, तो भी कार माना जाएगा और कार का रेट माना जाएगा। सेकेंड वॉज कार विदाउट सीट, तो माना जाएगा, यस। इन कार विदाउट इंजन नहीं, तो वो कार के डेफिनेशन में नहीं आएगा, उसके लिए उन लोग कोई और क्राइटेरिया गिनेंगे। दैट वाज अ लॉजिक ऑफ अनफिनिश्ड आर्टिकल्स। सेकेंड वॉज मिक्सचर, मैंने कोई चीज मंगवाया लेकिन उसके अंदर कुछ और मिक्स भी होके आया। समझो एक्स चीज मंगवाई और वाई चीज मिक्स होके आई। जैसे उन लोगों ने एग्जांपल दिया, मैंने नेचुरल रबर मंगवाया और साथ में सिंथेटिक रबर आया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर दोनों का रेट माइट बी पॉसिबल अलग होता, कि नेचुरल का ये होता और सिंथेटिक का ये होता, तो इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता? तो उन लोग के हिसाब से नेचुरल को दिया जाएगा, जो उसका ओरिजिनल है। मिक्सिंग का कंसेप्ट नहीं गिना जाएगा अगर कोई मिक्सचर आता है तो। थर्ड वाज द कंसेप्ट ऑफ द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। कल का ही मैंने वो मीम या पीजे पढ़ा, व्हाट्सएप में आजकल बहुत चालू हो गया 18 जुलाई के बाद, क्योंकि पता है सब बहुत को 18 जुलाई को बहुत सारी जगह बहुत सारे प्रोडक्ट पर जीएसटी आ गया, बहुत सारे प्रोडक्ट। मतलब यही हम लोग को अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बजट इन इंडिया, समझ में नहीं आता। खाली नाम के लिए बजट होता है 1 फरवरी, लेकिन इन लोग की मन मर्जी होती है तभी डाल देते। सोचो ना कितने प्रोडक्ट्स पर कभी डाला 18 जुलाई विद इफेक्ट फ्रॉम मेरे ख्याल से 1 अगस्त या जो भी हो, लेकिन सोचो मतलब कैसा शॉर्ट नोटिस पर आप लोग कुछ भी कर देते हो बिटवीन द ईयर। प्रैक्टिकल अगर मैं बोलूं बजट के दिन कर दो ठीक है, तो कहीं भी कभी भी चालू हो जाते हैं। डीटी ठीक है, डीटी में कभी नहीं चेंज कर लेंगे, आईडीटी ऐसा होता है, इसलिए बहुत बार पढ़ाने में यही प्रॉब्लम आता है। कल ही मैंने एक जगह पे पढ़ा, व्हाट्सएप मैसेज भी आया होगा, अगर कोई पनीर बटर मसाला मंगवा रहा है तो कौन सा रेट रहेगा? क्योंकि पनीर अगर 5 में है, बटर 12 में है और मसाला 5 में है, तो रेट कौन सा? अरे ऐसा होगा ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझो अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पनीर में एग्जांपल बटर 5 में, मसाला 5 में और पनीर 12 में, अगर मैं विच एवर इज हाईएस्ट सोचूं तो 12 हो जाएगा। तो मैं बोलूं बिलीव नहीं करोगे, एक भी जन पनीर है ना मंगवाएगा नहीं, सब पनीर अलग से मंगवाएगा या वो अलग से बिल बनाएगा, पनीर डालना है उसका अलग, नहीं तो ओवरऑल पर 12% हो जाएगा। क्योंकि लॉजिकल सोचो ना, अगर आप 1000 रुपए का बिल हो रहा है और मैं बाकी सबका 5% है, लेकिन पनीर के कारण मेरा 12% हो रहा है, मेरा पनीर के एक के चक्कर में मेरा बिल सीधा 70 रुपीज बढ़ जाता है 1000 के बिल में, तो मैं सामने वाले को बोलूंगा पनीर का बिल अलग बना। कैसा लॉजिकल है। और उसमें भी रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए जो आगे इसमें आता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। जैसे एग्जांपल लास्ट टाइम का था, समझो मैंने बनाना वेफर मंगवाया, बनाना अलग रेट और वेफर अलग रेट,
तो बनाना वेफर किसमें, क्या किसका रेट, बनाना या वेफर? बाय द रूल उन लोगों ने रखा है द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. हाँ, द प्रोडक्ट इज वेफर एंड दैट इज एसेंशियल कैरेक्टर. आप समझ रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा, कॉम्बो तो आएगा ही, राइट? तो उन लोग ने जैसे एग्जांपल दिया था मिंट टी, जो उन लोग का है, तो आंसर इज टी इज इंपॉर्टेंट, मिंट इज जस्ट अ फ्लेवर है, इग्नोर इट. वो तो होने वाला ही है, राइट? लेकिन मैंने कल जो पढ़ा ना, अभी पढ़ा मैंने, अगर आप कभी गूगल पर सर्च करोगे तो पता चलेगा. ऐसे पढ़ा के वो नीता अंबानी जो पानी पीती है वो कितने रुपए का बॉटल है, 44 lakhs. लास्ट टाइम पढ़ा था, याद है? नहीं, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था 44 lakhs, और वो भी 1 लीटर पूरा नहीं है, वो भी 750 ml है. नहीं नहीं, उसका मैंने अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने क्या लॉजिक समझाया, क्या पढ़ा हो सोचो. वो बॉटल क्यों महंगा है? सब बॉटल मेड अप ऑफ 24 कैरेट गोल्ड है, ठीक है, चलो एक्सेप्ट, बॉटल गोल्ड का है. तो अगर मुझे जीएसटी लेना होता तो एसेंशियल कैरेक्टर क्या माना जाता, गोल्ड या वाटर? क्यों? मेरा मेन पर्पस तो पानी है ना. एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, मैं पानी के लिए ना. हाँ, लेकिन बाद में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, उसमें एक चीज पढ़ा के वो ऑक्शन हुआ था उसका यूएस में, ऐसा यूनिक बॉटल है. फिर उससे भी ज्यादा मैंने लिमिट पढ़ा कि जो पानी है ना, वो फिजी और फ्रांस के कोई ग्लेशियर से आता है. अगर आप गूगल पर सर्च करोगे, ये लिखा है कि फिजी और फ्रांस के कोई ग्लेशियर से आता है, जिसका और एक कंट्री के साथ भी लिंक लिखा है. तो वो सब के कारण वो महंगा है. जिसके अंदर बाद में लोग 23 कैरेट गोल्ड कुछ ऐड करते हैं वैल्यूएशन वाइज. तो अभी ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे कस्टम लेना होता, ऑब्वियसली फॉरेन का है, तो कौन सा प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट मानना चाहिए, गोल्ड या वाटर? अगर वाटर में तो जीएसटी नहीं होता, सॉरी कस्टम नहीं होता, तो जीरो. मतलब अभी यहाँ प्रॉब्लम ये था, अभी उन लोग क्या गिनते पता नहीं, लेकिन ऐसा लॉजिक सोचो कि एसेंशियल कैरेक्टर क्या होता है, वाटर. तो यहाँ अभी और एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो इसमें और एक एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल है लिकर मंगवाया, जिसके अंदर 6 ग्लास साथ में आए, तो किसका रेट इंपॉर्टेंट, लिकर. समझ में आया? तो लिकर. फिर आया कंसेप्ट, मैंने ऐसी 2 चीज मंगवाई जो दोनों में से आपको पता नहीं इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन पैकेज में मंगवाया. हम लोग के जीएसटी के भाषा में बोले तो कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई, या टू द प्रिसाइज मिक्स सप्लाई. एग्जांपल, समझो मैंने यूएस में मेरा कोई कॉन्टैक्ट है, उसने मेरे को एक बॉक्स दिया, ऐसे ही समझो, ये टी शर्ट आया ऐसा, राइट? हाँ, टी शर्ट, एस के टी शर्ट, हाँ, राइट. अभी सपोज मैंने मंगवाए एक टी शर्ट और एक जीन्स. हाँ ठीक है, सुनो ना, टी शर्ट और जीन्स मैंने मंगवाए, सुनो, यूएसए से. उसने बोला ये पूरा बॉक्स 5,000 रुपए का है, जिसके अंदर एक और एक जीन्स. मेरे को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है टी शर्ट कितने का या जीन्स कितने का, नो क्लैरिफिकेशन नहीं किया कि ये 3,000 कुछ नहीं. बॉक्स का कितने का, 5,000. मैंने मंगवाए, समझो 1 लाख बॉक्स मंगाए, जो भी बॉक्स मंगवाए, बॉक्स लेकर आए, तो यहां मुझे उस पर कस्टम भरना है ना. तो कस्टम के लिए रेट किसका, टी शर्ट का या जीन्स का? समझो अगर एग्जांपल दो, टी शर्ट का अगर समझो 10% और जीन्स का 12%, तो किसका रेट मानना चाहिए? क्यों? व्हिचएवर इज हायर. यहां ऐसा रूल नहीं है, यहां रूल यूज हुआ है लेटर द बेटर प्रिंसिपल. क्या मतलब, क्या देखा जाएगा? नहीं, हाँ, क्या अल्फाबेट्स मतलब नाम चेंज कर देंगे, मतलब जीन्स का जे, टी शर्ट का टी. ऐसा नहीं है ना, मतलब दोनों का कोड दिया जाएगा, मतलब जीन्स का कोड देखा जाएगा, टी शर्ट का कोड देखा जाएगा, और वो दो में जो बाद में आता है उसका रेट. मतलब बहुत सारी चीज ऐसे ना कि खुद से बना के उन लोगों ने कुछ भी सेटिंग की है, वरना लॉजिकली व्हिचएवर इज हायर ऐसे कुछ रखा तो ठीक है. लेटर द बेटर, भाई कोड के हिसाब से सोचना,
तो पहले यहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, इतना मैंने जो पढ़ा वो अभी पहले रिवाइज कर लेते हैं. Rule 1 is general rule for classification. The essence of this rule is that the reference to the rules is only in case of ambiguity. That is, the reference to the 6 rules of interpretation is not required when classification of the goods is possible on the basis of description, heading, subheading. हाँ, अगर heading subheading में आ गया तो रूल की जरूरत नहीं है. एम्बिग्यूटी मतलब अगर कंफ्यूजन जैसा लग रहा है, कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, मेरा तो दोनों हेड्स में आता है, मेरा प्रोडक्ट तो दोनों हेड्स में आता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो सोचना है रूल, वरना रूल सोचने की जरूरत नहीं है. मैं एग्जांपल दे, अगर क्लियर लिखा है ये मार्कर है, मार्कर के सामने ये रेट लिखा है तो मच नहीं तो सोचना है. रूल इज रिक्वायर्ड ओनली इफ देयर इज अ पॉइंट ऑफ एम्बिग्यूटी. Interpretation: the title, section, chapters, subchapters do not have any legal force. Terms of headings read with relative section and chapter notes are legally relevant for the purpose of classification. The rules of interpretation need not be resorted to when classification is possible on the basis of description, heading, subheading. हाँ, notes of one chapter or section cannot be applied for interpreting other. एक चैप्टर के इंफॉर्मेशन वो दूसरे में नहीं. बस अभी जो पहला एग्जांपल देखो क्या लिखा है. मेथड्स में अलग था. मेथड्स में क्या थे, वो कैसे हम लोग वैल्यू करेंगे, जैसे आइडेंटिकल गुड्स था, सिमिलर गुड्स था, डिडक्टिव वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू, वो वैल्यू करने के लिए था. ये प्रोडक्ट किस में आएगा उस पर ही, वैल्यू तो दूर की बात है, पहले प्रोडक्ट तो आइडेंटिफाई करो कौन सी कैटेगरी का है. Any reference in a heading to an article shall be deemed to include a reference to that article in an unfinished stage too, as long as in the present stage the incomplete article exhibits the essential character of that article in complete finished form. जैसा एग्जांपल दिया है, कार without tires, without seats would be considered car, but car without engine not. फिर उन्होंने कंबाइन किया, पहले अनफिनिश्ड लिखा है, बाजू में मिक्सचर्स लिखा है. तो मिक्सचर्स का एग्जांपल, any reference in a heading to a material or a substance shall be deemed to include a reference to the mixed nature and combination of that material substance with other materials. जैसे एग्जांपल नेचुरल और सिंथेटिक का एग्जांपल दिया. फिर क्लासिफिकेशन, रूल 3 में क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन अंडर मोर देन वन हेड. अगर आपका प्रोडक्ट एक से ज्यादा हेड्स में आता है, जैसे एक एग्जांपल मैंने बोला बनाना वेफर या मिंट टी, वो एक लिकर और सेट का 2, एक जीन्स और टी शर्ट का, ये 3 अलग अलग एग्जांपल है. आपके प्रोडक्ट्स डबल हेड्स में आते हैं. पहला, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, द गुड शैल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग व्हिच इज द क्लोजेस्ट टू द स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन. जैसे मिंट टी में क्या गिना जाएगा, इंपॉर्टेंट टी. सेकंड इज एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल, राइट. अभी इसमें एग्जांपल आएगा वो लिकर सेट्स का, लिकर अलोंग विद ग्लास सेट्स. If the composite goods can't be classified in rule 3a, then shall be classified basis the material substance that defines the essential character. Subrule B would apply only if the goods cannot be classified in subrule A. मतलब पहले A में नहीं है तो B सोचना है. The subrule provides composite goods should be classified on the basis of material or substance that gives the essential character. In order to find out whether the incomplete article as imported has an essential character of the complete article, the test to be applied would be whether the imported article has attained the approximate shape or outline of the finished article or part, and whether it can only be used for completion into a particular finished article. मतलब कहां तक प्रोडक्ट खत्म हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा. बहुत बार होता है ना 90% खत्म हो गया, 10% बाकी रह गया, तो भी तो कंसीडर करना पड़े. मतलब मैंने ये गुरु मूवी देखा ना, उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट पड़ा था. लास्ट टाइम बोला था, मुझे याद है, लास्ट टाइम बोला था कि गुरु में देखा, उसमें ऐसा हुआ कि अगर परमिशन मिले, लेकिन जब वेरिफिकेशन हुआ तो उसके फैक्ट्री में 12 मशीन मिले. तो क्या करते उस जमाने में, ऐसा ही सब कुछ करते थे. मतलब समझो, मुझे मशीन इंपोर्ट करने का कितने का परमिशन है, 6, तो मेरे उधर 12 कैसे पहुंच गए. तो वो लोग क्या करते थे, समझो मैं मशीन लेकर आया, 6 लेकर आ गया बराबर. फिर 1 महीने बाद बोला ये पार्ट उसका खराब है, लाया ना, इसका ये पार्ट खराब है, इंपोर्ट किया. दूसरे मशीन का ये पार्ट खराब है, इंपोर्ट किया. तीसरे में ये पार्ट खराब, इंपोर्ट किया. और वो 3 प्रोडक्ट लेकर आके इधर 7वां मशीन बना दिया. तो कोई भी इंपोर्टेड मशीन में क्या होता है, 80-60 मिल जाता है. 30% पार्टी होता है जो हमारे पास इंपोर्ट कर करके क्या कर दिया, उसको बना दिया. तो क्या चलता है ऐसा, तो रेट
समझो, मैंने assumption पे पहले मैंने पूरा कार का बॉडी मंगवा दिया, इंजन कुछ पूरी कार की वैल्यू है 50 लाख, खाली मैं एग्जाम दे रहा हूँ, पूरी कार की वैल्यू है 50 लाख, और सपोज कस्टम ड्यूटी है, खाली रफली सोच रहा हूँ 10%, इतना कम नहीं है लेकिन चलो 30%, तो मेरा ड्यूटी कितना आ रहा है 15 लाख रुपए। दूसरा ऑप्शन है कार का पूरा बॉडी सपोज विदाउट इंजन 40 लाख और इंजन का 10 लाख। अभी सपोज ये, चलो इसको आप कार में गिनो कितना परसेंट, 30%, लेकिन पूरी बॉडी का अगर सपोज 20% में आ गया तो मैं पहले पूरे बॉडी मंगवा दूंगा, मेरा कितना ड्यूटी हुआ 8 लाख, फिर मैंने इंजन मंगवाया 3 लाख, 8 और 3 11, जबकि इधर मेरा कितना रहा था, तो ऐसे मंगाना अच्छा है, और फिर इधर आगे असेंबल कर दो। तो ऐसे से प्रॉब्लम है, मतलब ये लोग क्या करते हैं पार्ट पार्ट मंगवा के यहाँ असेंबली मेन प्रोडक्ट बना देते। मतलब बहुत जगह पे आपने सुना होगा ये चोर बाजार और सब में ऐसा होता है। वो कौन सा, मैं धूम मूवी देखा था ना, धूम, तो बाइक में ना कोई और पार्ट डालते तो स्पीड बढ़ा देते, गाड़ी ये उसके अंदर पार्ट में कोई और डाल दो, होता है। मतलब ऐसा कंसेप्ट इंटेंशनली ऐसा करे, और ये ऐसे मत लोग करते, ये सिर्फ गैरेज वाला, मतलब ये थे यार, फिर वो कितने जाएगा तो देखो ब्रांडेड नहीं होगा, वो तेरे को लोकल ही तेरे को बना चाहिए, हाँ तेरे को बना के दूंगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल देखो, इफ यू आर इंपोर्टिंग लिकर गिफ्ट सेट that have both liquor and glasses under the heading liquor as the essential character. Last important the when the goods can't be classified in 3A 3B, पहला ऑप्शन 3A, फिर ऑप्शन नहीं है तो 3B, अगर दोनों नहीं है तो 3C. The goods will be classified under the heading that appears last in the numerical order among those which equally merit consideration. मतलब दोनों प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस सेम होना चाहिए. A gift set which has socks and ties can be classified as the base of above rules. So ties का उन्होंने क्या नंबर दिया है 6117 और socks का 6115, तो सिलेक्ट क्या हो जाएगा 6117, मतलब टाइज का जो रेट है वो आ जाएगा नीचे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे भी लॉजिकली ऐसा ही लग रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक केस लॉ दिया उन लोगों ने, देखो उसपे क्या लिखा है, सपोज उसने क्या मंगवाया होगा मोटर कार्स, देखो व्हेन द गुड्स क्लियर्ड बाय एसएससी वर इक्वली क्लासिफाइबल अंडर टू हेडिंग्स, उसने देखो क्या मंगाया महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स कार है, मतलब इट कैन बी मोटर कार होगा या कोई भी होगा, क्या लिखा है मोटर कार एंड अदर व्हीकल प्रिंसिपली डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन, भी उसमें भी क्या होता था एंड मोटर कार मीन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, समझो उसका कोई होगा जो टू वे होगा, मतलब पर्सन के डेफिनेशन में भी आता होगा, मोटर व्हीकल फॉर पर्सन भी होता होगा और मोटर व्हीकल फॉर गुड्स भी होता होगा। तो उसने क्या गिना 8704 को गिना, 8703 को नहीं गिना, मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि केस तो तभी किया होगा जब उस पे रेट डिफरेंस होगा, मतलब ऊपर में समझो असम्पशन 8703 में 5% होगा, नीचे समझो 8% होगा, तो उसने बोला होगा कि मेरा पर्सन के डेफिनेशन में आता होगा और उन्होंने पूरा डेफिनेशन में आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में, तो विच एवर इज लेटर में कंसीडर किया। तो फर्स्ट रूल 1 जनरल, रूल 2 अनफिनिश्ड मिक्सचर्स, रूल 3 एंड 1 अकीन का मतलब अगर कोई भी नहीं, कहने का मतलब एकदम न्यू प्रोडक्ट है, ऐसा कोई रिजेंबल भी नहीं कर रहा, तो फिर मुझे अंदाजा सोचना होगा कि सिमिलर टू क्या है। मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि स्पिनर का था या ड्रोन का था या सेल्फी स्टिक का था या बहुत सारे आजकल बहुत नए नए प्रोडक्ट्स है जिसका नाम और निशान नहीं होता पास्ट की बुक्स में, मतलब ऐसा हो सकता है कि उन लोग ने सब कोड में दिया ही नहीं है, बहुत बाद में बनाएगा, अच्छा भी बनाए, तो रूल के हिसाब से क्या आ जाएगा सिमिलर, राइट, जिसमें उन लोग ने एकदम एक एग्जांपल दिया प्लास्टिक वेयर्स का। दिस रूल स्टेट्स दैट द गुड्स व्हिच कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन अबाउट
shall be classified under the heading which includes, that is the akin or the similar. An example would be car windows, Venetian blinds. समझो कार पर मतलब पहले भी वो ब्लैक कलर का आता था ना फिल्म्स, वो सब. All of these not separately classified. समझो ऐसा कोई कोड नहीं बनाया. रूल अपने को पता है कि अगर कोई पर्सन नेकलेस मंगवाता है, समझो बॉक्स अच्छा बनाया है, या गिटार मंगवाया है, साथ मस्त बॉक्स है, केसेस, राइट, तो किसका रेट इंपॉर्टेंट? गिटार. वापस लॉजिकली तो वही हुआ एसेंशियल कैरेक्टर. फिर भी अलग बनाया कि अगर कोई दो प्रोडक्ट है, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट कोई बॉक्स है या कोई केसेस है, ड्रम्स है, बहुत जगह अलग अलग होता है, तो वो सब का वैल्यू गिना नहीं जाएगा. लेकिन वर्ड वापस से क्लियर लिखा है, नॉर्मली सोल्ड. और इससे नॉर्मली सोल्ड, नहीं तो मैंने वापस बना. हो सकता है समझो कोई रिचेस्ट कोई होता है, जस्टिन बीबर टाइप कोई सिंगर जैसा है, समझो यहाँ कोई ऐसा होता है, वो बोलेगा मुझे पूरा गिटार गोल्ड के बॉक्स में बना के दो. गलत तो नहीं है, ऐसे लोग हो सकते हैं. इन दैट सिचुएशन इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड. नॉर्मली क्लियर वर्ड लिखा है. Goods which are in the nature of containers, packages such as necklace boxes, camera cases, musical instruments cases will be classified with specific article which are generally sold within these packages. However, this is applicable to containers which are fitted for article. They will contain are suitable for long term use, protect the article, ठीक है, not in use and are normally sold with such articles. The underline is normally word है. फिर सब हेडिंग्स ठीक है. चलो अभी सम्स चालू करने से पहले आपको सब कंसेप्ट्स. एफओबी क्या था? फ्री ऑन बोर्ड या फ्रीट ऑन बोर्ड दोनों चलेगा, राइट. फ्री ऑन बोर्ड या फ्रीट ऑन बोर्ड. एफओबी का मतलब होता है, सपोज अगर मैं यूएसए, सपोज ये मेरा एक्सपोर्टर, ये गुड्स मैं इंडिया लेकर आ रहा हूं, हम लोग यहां इंपोर्टर है. तो व्हाट इज फ्री ऑन बोर्ड? फ्री ऑन बोर्ड का मतलब समझो ये यूएसए में उसकी फैक्ट्री है. किसकी? वो एक्सपोर्टर की. तो यहां से यहां, ये है ना यूएसए का सपोज है पोर्ट. तो यहां से यहां तक का पहुंचना, पोर्ट मतलब समझो यहां माइट बी पॉसिबल शिप, इसके अंदर तक का पहुंचना मतलब इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ लोडिंग, इंक्लूडिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब आएगा. ये सब कुछ मिला के मेरा यहां जो वैल्यू होगा वहां की शिप के अंदर डालने तक का वैल्यू को क्या बोलेंगे? फ्री ऑन बोर्ड. बरोबर है. फिर ये गुड्स का मूवमेंट होगा. दो मेजर खर्चे माने जाएंगे, सिर्फ दो हो सकते हैं XYZ, लेकिन दो मेजर खर्चे माने जाएंगे. एक है फ्रेट और एक है इंश्योरेंस. यहां जो पहुंचेगा उसमें फ्री ऑन बोर्ड भी हो गया, फ्रेट भी आ गया, इंश्योरेंस भी आ गया. ये तीन के टोटल को बोलेंगे CIF, मतलब दे से कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट. अभी ये जो वैल्यू है उस पर मुझे यहां इंपोर्ट ड्यूटी भरना होगा. बरोबर है. लेकिन ये क्या है वो पहले सोचते हैं और फिर सोचेंगे इंश्योरेंस क्या है. यहां रूल्स क्या है, मतलब कितना फ्रेट एक्सेप्टेबल रहेगा. अगर शिप से आते हो तो क्या, अगर एयरवेज है तो क्या. पहले अभी ये सोचते हैं, 2 मिनट के बाद कॉपी करो, मुझे पूरा टेबल बना दो फिर कॉपी करो. शिप से है तो क्या और एयरवेज है तो क्या, पहले ये समझते हैं.
चलो पेज नंबर 231 पर, चलो एक बार मैं खाली पढ़ लेता हूं, उसके बाद देखते हैं। वैल्यूएशन टर्मिनोलॉजी, FAS जनरली इतना इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से एक भी सब में नहीं है। इट इज द कॉस्ट एट विच एक्सपोर्ट गुड्स आर डिलीवर्ड अलोंगसाइड द शिप ready for shipment. It includes X factory plus freight plus taxes. FOB known as, ये दोनों ऑप्शन है, freight on board भी है. It signifies the cost of delivering the goods to the nearest port and thereafter the buyer is responsible to ship. इसके बाद बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार शिप में एंटर होने के बाद सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? बायर. बायर मतलब हमारे लिए इंपोर्टर. आगे, दिस इज नोन एज cost insurance freight value. This would be add on insurance and freight to the values. बस अभी रूल समझना पहला, अभी एकदम बराबर मार्क करा, ये ना मिसअंडरस्टैंडिंग होगा इसमें, मुझे तो नहीं भी लग रहा है, मैं बाद में बोलता हूं. कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स टू द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी इंपोर्टेशन. एक्चुअल कॉस्ट असर्टेनेबल है तो क्या? असर्टेनेबल है तो एक्चुअल चार्जेस in case of importation by air restricted to 20% of FOB. मतलब शिप में वर्ड्स के हिसाब से रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? एक्चुअल चार्जेस अगर असर्टेनेबल है तो बराबर है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? एक्चुअल चार्जेस और 20% ऑफ FOB whichever is less. क्योंकि लिखा है रेस्ट्रिक्टेड टू, वापस इसमें नहीं लिखा है, क्लियर लिखा है इंपोर्टेशन बाय एयर. बाजू में देखो 20% of FOB where the FOB of the value of goods is not ascertainable but the sum of FOB value of goods and cost is ascertainable, then 20% of such amount. अगर FOB नहीं पता है तो इंक्लूडिंग इंश्योरेंस. मतलब यहां क्या आएगा? अगर नॉट असर्टेनेबल है, नॉट असर्टेनेबल, तो मेरे हिसाब से दोनों केस में मैं क्या डाल दूंगा? ऑफ FOB. समझ में आया? नहीं, पर वेयर FOB ऊपर पर 20% ऑफ FOB बरोबर है, वेयर FOB इज नॉट असर्टेनेबल, फ्रेट नहीं, ऊपर पर एक्चुअल कॉस्ट नॉट असर्टेनेबल बराबर. मतलब अगर ये नॉट असर्टेनेबल मतलब फ्रेट नॉट असर्टेनेबल है और FOB भी नॉट असर्टेनेबल है, तू मेरे को एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट? गुड. FOB वैल्यू है 2 करोड़ रुपया, तो मैं 2 करोड़ पर यहां 20% गिन लूंगा, राइट? FOB को बोल रहा है वैल्यू है 2 करोड़ 10 लाख रुपया. मैं बोला कैसे सर? मेरे को नहीं पता, मैं इंश्योरेंस में भर दूंगा 2 करोड़ 10 लाख रुपया. अभी FOB कितना है? मैंने क्या, तूने इंश्योरेंस भी तू ही भरने वाला है. FOB बोला ही नहीं, चल तूने बोला भी सब कुछ मिला के मैं दे दूंगा, आप खाली फ्रेट बोलो. अभी मतलब बहुत रेयर चांस है अनसर्टेनेबल, मतलब FOB अनसर्टेनेबल है. तो क्या बोला उन्होंने कि जो भी वैल्यू है उसका, हाँ ऐसा असम्पशन, राइट? फिर इंश्योरेंस में क्या लिखा है? एक्चुअल चार्जेस, उसमें शिप और वो सब नहीं लिखा. इंश्योरेंस में क्या लिखा है? असर्टेनेबल है तो एक्चुअल, नॉट असर्टेनेबल हुआ तो वो मिसप्रिंट है. ये है लॉजिकल. 1.125% है, वो नीचे लिखा, देखो नीचे के 2 लाइन देखो, दिख रहा है? वो है नीचे 2 लाइन है ना, वो है. अभी कॉपी करो एक बार, बरोबर कॉपी करना, इंश्योरेंस से लेकर सब कुछ.
चलो अभी जब कोई चीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, दो रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई बोल सकते हैं? नहीं 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 नहीं। अभी एग्जांपल देखो, अभी समझो ये यूएसए वाला मैं एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं ये गुड्स लेकर आ रहा हूं, राइट? सपोज इंडिया, इंडिया का पोर्ट वाटर्स, ये पॉइंट पर टेरिटोरियल वाटर्स में एंट्री, बरोबर है? और यहां मेरा पोर्ट। नाउ यहां सपोज मैं पहुंचता हूं 20th जुलाई को, और सपोज यहां पहुंचता हूं 21st जुलाई को, एक दिन बाद पहुंचता हूं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये दिन का क्या क्या इंपॉर्टेंट और ये दिन का क्या क्या इंपॉर्टेंट, पहले वो देखते हैं। दो चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कस्टम ड्यूटी का रेट, जिसके लिए हम लोग प्रैक्टिकली वर्ड यूज करते हैं बीसीडी। अभी सपोज यहां रेट था 8% और यहां रेट है 7%, तो सोचने का कौन सा रेट इंपॉर्टेंट? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहां $79 था और यहां $80 हो गया, तो इंपोर्ट ड्यूटी के लिए मुझे कौन से परसेंटेज गिनना, मतलब ये दिन इंपॉर्टेंट है या ये दिन इंपॉर्टेंट है, या किसमें ये और किसमें ये ऐसा है, समझा? क्योंकि वो हिसाब से, क्योंकि समझो अज्यूम $1 करोड़ भी है, तो यहां मेरा 79 करोड़ पर आ जाएगा और यहां 80 करोड़ पर आ जाएगा। अभी रेट कौन सा, और दो रेट समझ में आया, मतलब कौन से रेट इंपॉर्टेंट है? एक ड्यूटी का रेट, एक्सचेंज का रेट। तो रूल के हिसाब से पहले इंपोर्टेड गुड्स का देखते हैं। बिल ऑफ एंट्री रूल सेक्शन 46, रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन, मतलब ये कौन सा वाला? ये द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल और एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल, मतलब बिल ऑफ एंट्री जब दिया, या एंट्री इनवर्ड्स। 99.9% केसेस, मैं 100% नहीं बोलता हूं, लेकिन शिप में क्या होता है मालूम है? पहले बिल ऑफ एंट्री होता है और बाद में एंट्री इनवर्ड्स का कंसेप्ट आता है। एयरवेज में उल्टा होता है, पहले एंट्री इनवर्ड्स हो जाता है, फिर बिल ऑफ एंट्री का कंसेप्ट है, कुछ अलग अलग होता है। लेकिन यहां क्या लिखा हम लोग ने? रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा गिना जाएगा? बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड्स, विच एवर इज अर्लियर। समझो यहां मैंने बिल ऑफ एंट्री लेटर, सॉरी, विच एवर इज लेटर, मतलब सपोज यहां मैंने बिल ऑफ एंट्री डाला और यहां एंट्री इनवर्ड्स का कंसेप्ट आया, राइट? तो जो भी लेटर होगा वो गिना जाएगा, किसमें? ये वाले केस में। मतलब बीसीडी के लिए, मतलब बीसीडी लिख रहा हूं, वरना तो कोई भी रेट समझो, क्या आएगा? बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर। सिमिलरली अगर मैं वेयरहाउस के लिए लेकर जा रहा हूं, वेयरहाउस से गुड्स को लेकर जा रहा हूं फॉर होम कंजम्पशन, तो इंपॉर्टेंट क्या है? बिल ऑफ एंट्री। फिर एक्सपोर्ट भी कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्या है? शिपिंग बिल। मतलब याद रखना, रेट के लिए हमेशा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। देखो वापस, गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं तो मैं पहले ना सिर्फ ड्यूटी के लिए सोचते, रेट ऑफ एक्सचेंज साइड पर रहने दो। वापस गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर। हाँ, अगर आ गया और वेयरहाउस से निकाल के लेकर जा रहे हो तो बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री। लास्ट ऑप्शन, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या लिखा है? देखो शिपिंग बिल का कंसेप्ट क्या लिखा है? ऑन द डेट ऑन विच द कस्टम ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर ऑन शिपिंग बिल परमिटिंग द क्लियरेंस। अभी आप लोड कर सकते हो वो दिन का। ये हुआ रेट के लिए। अभी आते हैं एक्सचेंज रेट कौन सा गिनना है। एक्सचेंज रेट में सबसे कॉमन चीज है, सब में देख लो, सब में डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। रेट में तो प्रॉब्लम आएगा नहीं क्योंकि सब में कॉमन है,
एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम सिर्फ किधर आ रहा है, सिर्फ ये पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सब में नहीं आ रहा है। सब जगह देखोगे ना मैक्सिमम में बिल 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 लिखा, खाली एक ही जगह पर विच एवर इज लेटर लिखा है। समझा? तो इसके बेस पर ना एक ही समय जो इसके बेस पर है मॉड्यूल में है ना, मॉड्यूल खोल के रखना इसके लिए, खाली मैं बता रहा हूं इसके लिए कौन सा सम करना है। पहले पेज 233 पर है, अपनी बुक में 233 पर है, 233 पर, फिर भी मॉड्यूल खोल के रखना ये सम के लिए। उसमें 233 नहीं होगा, एक मिनट, उसमें 233 नहीं है, इसमें उसमें कस्टम का देखो ना कौन से पेज पर मिल जाएगा, ये कॉपी करना है। पहले ये हो गया कॉपी, मिला सम। अभी मैं खाली एक सम कर रहा हूं, खाली क्वेश्चन पर आपके सामने खाली क्वेश्चन रखना है, सॉल्यूशन से एक ही जन रखो, जरूरत नहीं है, मैं बोर्ड पर कर रहा हूं। पेज 233, कैलकुलेट द इंपोर्ट ड्यूटी पेएबल, बरोबर है। चलो अपने पेज 233 पर है, कैलकुलेशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, बरोबर है। चलो सबसे फर्स्ट क्या दिया है, FOB, बरोबर है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, कितना दिया है, 18,000। सेकेंड इज फ्रेट चार्जेस एक्चुअल, इधर ध्यान देना, फ्रेट चार्जेस कितना दिया है, लेकिन प्रॉब्लम एक है, आई वाला एडजस्टमेंट पढ़ो, आई वाला तो रूल्स क्या हो जाएगा, फ्रेट चार्जेस इज एक्चुअल चार्जेस, कितना है 7,500, और 20% ऑफ FOB, दैट इज 20% ऑफ 18,000, whichever is less, तो आंसर आएगा 3,600। नेक्स्ट इज डिजाइन डेवलपमेंट चार्जेस एंड डेवलपमेंट चार्जेस, कितना है 2,500। सेलिंग कमीशन एट इंडिया पेड टू लोकल एजेंट, अभी सेलिंग कमीशन कौन देता है, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, एक्सपोर्टर ने पे किया, सेलिंग कमीशन इसीलिए आएगा। एट द रेट क्या है, मतलब 18,000 का 2%, 360, ठीक है, और कुछ नहीं है। नीचे लिखा है इंश्योरेंस इज अनसर्टन, तो इंश्योरेंस हम लोग कंसीडर करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन है 1.125% ऑफ 18,000, मॉड्यूल में 202 लिखा है, 202.5 पॉइंट का एरर हो सकता है, मॉड्यूल में खाली 202 या 202.5 और कुछ नहीं। यही प्रॉब्लम है, इन लोग कभी भी कुछ भी राउंड ऑफ करता है, राइट। नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज या असेसेबल वैल्यू, लेकिन इन पाउंड्स, टोटल करो खाली पहले, $24, therefore CIF असेसेबल वैल्यू इन रुपीस, इसको मल्टीप्लाई बाय कौन सा रेट करेंगे, देखो क्या लिखा था, एक्सचेंज रेट 24 अक्टूबर का दिया है और 20 अक्टूबर का दिया है, लेकिन बिल ऑफ एंट्री कौन से दिन का है, हाँ तो बिल ऑफ एंट्री के दिन का
नहीं, रेट ऑफ एक्सचेंज उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। रेट बिल ऑफ एंट्री रेट में ऐसा नहीं है, रेट ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं है। रेट ऑफ एक्सचेंज में मैंने क्या बोला, बिल ऑफ एंट्री, राइट। रेट ऑफ एक्सचेंज इज बिल ऑफ एंट्री के हिसाब से कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई करो इसको 68 से मल्टीप्लाई करो, 24663 इंटू 68, 168। हाँ, अब ये आंसर उन लोग का मैच होना चाहिए। 2-5 रुपए का फर्क है तो पता नहीं कितना है, 1677050। तो उसका मतलब उन्होंने इधर एक काम कर दो, 24662.5 कर दो, 24.5 कर इंटू 68। हाँ, तो उन लोग ने यहाँ 62.5 लिया ना, ऐसा। अभी कर 24662.5 इंटू 68 कर, आई थिंक अभी उन लोग का आंसर आ जाएगा। तो फिर मतलब उन लोगों ने ऊपर नहीं लिखा, नीचे ऐसा लिखा है। अभी ऐड बेसिक कस्टम ड्यूटी, अभी कौन से दिन का देखो, बिल ऑफ एंट्री 24 अक्टूबर, एंट्री इनवर्ड 20 अक्टूबर, अभी विच एवर इज लेटर, तो रेट कौन सा आएगा, 20%, इसका 20%, 335410। As per the rules, you have to pay SWS at the rate 10% of BCD. इसका 10% देना ही पड़ेगा, कंपल्शन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। जितना BCD है उसका 10% SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, 33541 इसका टोटल। $2046. Now you will add 18% IGST, इसका 18% IGST, लेकिन जरूरत पड़ेगा 24, ठीक है, कितना आया, 36। और अगर सपोज एग्जाम में पूछा है व्हाट इज द ड्यूटी, तो उन लोग के हिसाब से ड्यूटी इज, अगर एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज ड्यूटी, उन लोग के हिसाब से ड्यूटी इज, ड्यूटी या टैक्स इज 33541 33541 368,280, ये तीन का जो टोटल है ना, दैट इज द ड्यूटी पेड। कितना आ रहा है, इनपुट ड्यूटी में वो लोग गिनते हैं टैक्स को, टैक्स की क्या आया टोटल, ये तीन का। नीचे आंसर नहीं दिया उन लोग ने, बॉडी में दिया उसका टोटल का आंसर, ये तीन का टोटल बना। तो रॉन्ग ही है, 436 आएगा ही नहीं। 3 लाख ये 3 लाख ये कितना है, क्या उन लोग का आंसर ये है, जो भी हो 2411। लॉजिक समझा, ठीक है। आंसर अलग है, ये नहीं है, क्या आंसर है,
ये राइट है यहां तक, यहां यहां तक राइट है तो कैसे चेंज हो जाएगा? चल, उन लोग का कैलकुलेशन मिस्टेक बता रहा हूं, इधर ध्यान दे। उन लोग ने ये दो को प्लस कर दिया, तीन को नहीं किया। लिखा इधर देख, लिखा क्या, टोटल असेसेबल वैल्यू प्लस ड्यूटी, लेकिन गलती से ये दो को ही प्लस किया। ये दो को प्लस कर कितना है? 9 बराबर है। फिर इसका 18% निकाल दिया। हाँ तो उन्होंने सिर्फ इसका 18% दिया, मतलब ड्यूटी का 18% कितना है? हाँ, 411। अब टोटल वैल्यू इसका है, हाँ, तो 435। तो ये राइट है, तेरा असेसेबल वैल्यू पर आएगा ना आईजीएसटी। ये रॉन्ग हो ना, उन्होंने ये कैलकुलेशन गलती किया, वो प्रोग्रामिंग डाल दिया होगा कि दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, तो अपने हिसाब से ऐसे कैलकुलेट हो गया। मतलब ये उन लोग का रह गया, ये दो का ही टोटल उन्होंने वैल्यू गिन लिया, असेसेबल वैल्यू। हाँ, गलत उधर हो गया, मतलब ये रॉन्ग है ना। एग्जाम में अगर इस ये सब आता है ना, आता ही है मेरे ख्याल से, है मेरे पास पेपर्स के अंदर है। क्या करना मालूम है, जितना पॉसिबल होता है नोट्स लिखना। अगर आपके दिमाग में इसमें कहाँ का नोट्स आया वो सोचो। फ्रेट अगर आप लिख सकते हो तो 1, इंश्योरेंस 2, रेट ऑफ एक्सचेंज 3, रेट ऑफ बीसीडी 4 जगह पर आप नोट लिख सकते हो।